नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने एड्रेस सुबह ऑनलाइन तैयारी पे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। पॉलिटी क्लास है। पॉलिटी क्लास में सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है संसद। ठीक। तो संसद जो है अपने यहाँ, संसद इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। कौन सा अंग है? विधायी अंग है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थान रखती है। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक। अब संसद को क्या बोला जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल। इसको इसलिए बोला जाए कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के समकक्ष है और ब्रिटेन के संसद वेस्टमिंस्टर महल में है। ठीक। जो ब्रिटेन की संसद है वेस्टमिंस्टर महल में, इसलिए भारत की जो संसदीय व्यवस्था है इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक। भारतीय संसदीय प्रणाली को इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। संविधान में संसद का जो उल्लेख है वो भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। ठीक। संसद का जो उल्लेख है वो किसमें? भाग 5 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 79 से 122 में। 79 से 122 में संसद के गठन, उसकी संरचना, उसकी अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्तियों का वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक में? 79 से 122 में। भारत के संसद के जो 3 अंग हैं, ठीक, कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा को क्या बोलते हैं? निचला सदन या पहला चैम्बर या चर्चित सभा। क्या बोलते हैं? निचला सदन, पहला चैम्बर या चर्चित सदन, या इसी को निम्न सदन भी बोलते हैं। निम्न सदन। ठीक। राष्ट्रपति हो गया लोकसभा, फिर इसके बाद आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा। ठीक। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी आता है, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं ट्रिक इसकी क्या है। कभी कभी पूछा जाता है संसद में कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। ठीक। एक हो गया आपका राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। तो किस अनुच्छेद में आता है? तो जैसे हम कहते हैं सरला का मोबाइल नंबर 7980810000 है। ठीक। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 7 से होगा संसद, 7 से होगा संसद। तो संसद हमारा है कौन से अनुच्छेद में? 79 में है संसद। राज्य से हो गया राज्यसभा। राज्यसभा किस में है हमारा? 80, अनुच्छेद 80 में है। ला से होगा लोकसभा। लोकसभा हमारा किस में है? अनुच्छेद 81 में। तो इसलिए सरला का मोबाइल नंबर 79808100। तो एक हो गया 798081, यानी कि संसद है हमारा अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा है 80 में और लोकसभा है 81 में। ठीक। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है कि संसद के कितने अंग हैं,
तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 लोगों से मिलकर संसद बनती है। फिर 1954 में राज्य परिषद एवं जनता के सदन के स्थान पर राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। यानी कि पहले जो 1954 में था उसमें राज्यसभा को राज्य परिषद, हम लोकसभा को जनता का सदन बोलते थे। उसकी जगह पे 1954 में क्या किया गया, राज्य परिषद की जगह पे राज्यसभा और जनता के सदन पे लोकसभा और राज्य परिषद पे राज्यसभा कहा गया। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यसभा, तो राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का सदन है। ठीक, राज्यसभा क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का सदन है। जबकि लोकसभा में क्या होता है, संपूर्ण रूप से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि भारत की जनता जो सांसद को चुनते हैं वो लोग जाके लोकसभा में बैठते हैं। और राज्यसभा में जो है इनको विधायक और अन्य लोग जैसे चुनते हैं, तो ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत भी होते हैं 12 लोग का, जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो यहाँ पर राज्यों का मतलब प्रतिनिधित्व होता है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का सदन होता है, जबकि लोकसभा में संपूर्ण से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व होता है। ये हमारा संसद था। ठीक, संसद में इतना ही, बाकी और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, और भी जो सब्जेक्ट हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, एक अच्छी तैयारी आप लोग की होगी। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कई बार इससे आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक, तो अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। यानी कि एकीकृत न्याय व्यवस्था प्रणाली भारत में है, जिसमें जो सबसे शीर्ष स्थान है, यानी कि जो सबसे उच्च है वो क्या है, उच्चतम न्यायालय। इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। और उसके अधीन जो है वो क्या है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, उसके बाद उसके नीचे क्या, उच्च न्यायालय है। तो भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, हरिलाल जे एस.जे. कानिया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री हरिलाल जे कानिया थे। अब भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को अपने यहाँ संविधान लागू हुआ था पूरी तरीके से, और 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार रेलवे मेंस के एग्जाम में आया था, NTPC के, कि उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ। तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित संघीय न्यायालय इसका पूर्ववर्ती था। मतलब जो 1935 में संघ न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये इसके पहले का बना हुआ था। ठीक, लेकिन उसके बाद 1950 में उच्चतम न्यायालय बनाया गया। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया। यानी कि पहले जो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल था उसकी जगह पे क्या रखा गया, उच्चतम न्यायालय, जो अब तक अंतिम अपीलीय न्यायालय था। जो कि पहले प्रिवी काउंसिल क्या था, अंतिम अपीलीय न्यायालय था, उसके बाद आया उच्चतम न्यायालय। फिर आते हैं संविधान में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख। तो भारतीय संविधान का भाग 5, ठीक, अनुच्छेद 124 से 147, इसमें उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का विवरण दिया गया है। ठीक, यानी कि भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 है। ठीक, इसमें उच्चतम न्यायालय गठन, स्वतंत्रता, न्याय से शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का विवरण दिया गया है। संसद को भी न्यायालय के विनियमन का अधिकार प्राप्त है। ठीक, अब न्यायाधीशों की अर्हता एवं कार्यकाल, क्या होना चाहिए न्यायाधीश की योग्यता। ठीक,
तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए। सबसे पहला क्या होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, फिर क्या होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम, ये कम से कम है, ठीक, कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। यानी कि किसी उच्च न्यायालय में तो 5 साल का न्यायाधीश हो, या उसे उच्च न्यायालय का विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। यानी कि 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो। और राष्ट्रपति के नज़र में, राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता होना चाहिए, सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो इतनी योग्यताएं होती, बाकी योग्यताएं और होती, पागल या दिवालिया ना हो, उसकी आयु जो है, आयु तो इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इसमें इतना ही रहता है कि उसे उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल में न्यायाधीश हो, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या किसी न्यायालय में वकील हो, राष्ट्रपति की नज़र में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आदि आदि उसकी योग्यता है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पारित आदेश के बिना पद से हटाया नहीं जा सकता। तब जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तब तक वो पद से हटेगा नहीं। अब आते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के से नीचे, ठीक, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय से नीचे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर है। एक राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय सर्वोच्च स्थान पर होता है। ठीक, राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय, यानी कि राज्य में हाई कोर्ट मेन स्थान रहता है, मतलब मुख्य स्थान है उसका। फिर उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक विकास। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का प्रथम गठन जो हुआ था वो 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में, जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यानी कि 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, चौथे उच्च न्यायालय के रूप में हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में। इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट मतलब इसमें जो जज बैठते हैं वो 160 जज बैठते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया, 160 जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। चौथे उच्च न्यायालय के रूप में हुई। ब्रिटिश शासनकाल में धीरे धीरे प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। 1950 के बाद प्रत्येक प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। मतलब जो प्रत्येक प्रांत का जो उच्च न्यायालय उस समय बना, उसी राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231, उच्चतम न्यायालय भाग 5 में है और संविधान के भाग 6 में 214 से 231 तक क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। ठीक, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघराज्य क्षेत्रों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो क्या हुआ कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्रों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थिति। वर्तमान में देश भर में 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं।
इनमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक विस्तारित है। 8 संघ शासित क्षेत्रों में से केवल दिल्ली का एक अलग उच्च न्यायालय है। ठीक, यानी कि जो संघ शासित क्षेत्र में केवल दिल्ली एक अलग उच्च न्यायालय जो कि 1966 से मौजूद है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। अन्य संघराज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो किसी दिन आपको बता देंगे कौन सा संघराज्य क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है, इसके बारे में भी बता देंगे। तो आज के लिए ये पॉलिटी की दूसरी क्लास थी और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आप लोग को एक अच्छी जानकारी भी इसमें मिलेगी और आप लोग को तैयारी करने में आपको मदद भी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।